लेकिन ये एसेंशियली कोई बहुत सुखद चीज़ नहीं है किसी समाज के लिए कि कोई सरकारी नौकरी पाना लार्जर देन लाइफ ड्रीम हो जाए, डरावना है। कई बार तो मेरे ही चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बात के लिए और ये इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। पर मैं इससे कोई बहुत निराश भी नहीं हूँ क्योंकि ये अपने आप में रोग नहीं है करते थे और दोनों ही की आर्थिक स्थितियाँ ऐसी थी कि ये डिबेटिंग हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इससे मिलने वाले जो पुरस्कार राशि इत्यादि होती थी उसी से हम लोग अपना दोनों ही काम चलाया करते थे। संतुलन उनमें शानदार दिखाई देता है। यद्यपि इस पे मेरी उनसे असहमति लगातार रहती है। मुझे लगता है कि हर चीज़ में संतुलन होना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ नूतन शर्मा। दीपेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्हें आपने सोशल मीडिया पर लोगों का इंटरव्यू लेते हुए देखा होगा। आज आप दीपेन पर उन्हें इंटरव्यू देते हुए देखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है दीपेन में आपका। थैंक यू नूतन। विजेंद्र सिंह चौहान यूपीएससी की मॉक इंटरव्यूज लेने के लिए अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जाने जाते हैं, लेकिन पेशे से टीचर है और इन्हें प्यार भी टीचिंग से ही है। सर एजुकेटर हैं और जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब हाल ही में इनका एक नया इंट्रो जुड़ गया है, इन्फ्लुएंसर भी मैं उन्हें कहना चाहूंगी। मुझे नहीं पता सर आप इसके लिए कितने वेलकमिंग हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपकी जो रीच हाल के दिनों में हमने बढ़ती हुई देखी है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और ये कुछ आपके वीडियोस के जो रेफरेंसेस हैं, कमेंट्स हैं, वो मीम रेफरेंसेस के लिए यूज हो रहे हैं। सबसे पॉपुलर है कि आपके बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक है। आप ये नीली टाई पहन के जाएंगे, लाल टाई आप पहन लीजिए। इस तरह के कुछ कमेंट्स जो हैं बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। आपके आप कोई तस्वीर डाल रहे हैं अगर पे इंस्टाग्राम पे, उसमें भी लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? लेकिन उधर हम नहीं तय कर सकते कि लोग हमें कैसे देखेंगे, पहली बात तो। दूसरा, यदि मेरे चेहरे से, यदि मेरे बैठने उठने से या यदि मेरे अपने काम करने से किसी व्यक्ति को या लोगों को मनोरंजन मिलता है तो मुझे इस पे कोई ख़ास बुराई नहीं दिखाई देती है। तो एज़ सच मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इस बात से कोई बहुत निराश हूँ, परेशान हूँ या मुझे इससे दुःख होता है। ऐसा तो नहीं है। इट्स ऑल इन द फ्लो। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इंटेंशन कभी नहीं रही। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर ऐसा कुछ करूँगा जिसमें कि मुझे इस किस्म की लोकप्रियता हासिल हो। दैट्स नॉट माय एरिया। वो मैं करना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर आपका कहना सही है कि हाल-फिलहाल में ये जो मीम फिनोमेना हुआ है मेरी तस्वीरों के साथ या मेरे छोटे-छोटे वीडियोज़ के साथ, वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। मैं भी इसका विश्लेषण कर ही रहा हूँ। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास इसको लेकर कोई तैयार कोई सिद्धांत हो गया है या मेरी समझ में आ गया है कि कैसे हो रहा है। लेकिन हाँ, अब अ, लोग पहचान तो रहे हैं। सर, आप जाकिर हुसैन में पढ़ाते हैं, लेकिन यूपीएससी से भी आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर जो यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है, वो आपको एकदम जानता पहचानता है। जो यूपीएससी का एस्पिरेंट नहीं भी है, वो आपको शक्ल से तो ज़रूर पहचानता है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल हमारा इतना एक टूल बन गया है कि आपकी पहुँच जो है, वो कहीं तक भी पहुँच सकती है। इसको लेकर आप निजी जीवन में क्या बदलाव महसूस करते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने कॉलेज की बात की ये सही है कि सोशल मीडिया आ जाने के बाद स्थितियाँ बहुत तेज़ी से इस दिशा में जाती हैं। लेकिन थैंकफुली मैं दिल्ली कॉलेज इसी को ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज भी अब कहा जाता है। उस कॉलेज से आता हूँ और उस कॉलेज को सौभाग्य से पहले भी ऐसे अवसर मिलते रहे। रवि चतुर्वेदी जो शानदार कमेंटेटर थे, वो हमारे यहाँ पढ़ाया करते थे और लोकप्रिय जो कल्चर होती है, पॉपुलर मीडिया, उसमें हमारे कॉलेज ने पहले भी अपना योगदान दिया है, लेकिन मैं उस परंपरा में आगे गिना जा रहा हूँ, ये बात मुझे तो खुशी देती है। और जहाँ तक इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अ, मतलब मुझे कैसे प्रतिक्रिया करनी है, कैसे देखना है, अ, अगेन आई लीव इट टू द फ्लो। जो जो जैसा जिस रास्ते में आता है, उस हिसाब से देखते हैं। हालाँकि मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक की तरह मरना चाहता हूँ। जी सर, यूपीएससी से आपका जो है राब्ता वो कब हुआ? क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आप मुझे लगता है आपका भी सामना होता होगा कि आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, फिर यूपीएससी के भी सवाल देखिए, आप इंटरव्यू। यूपीएससी के इंटरव्यूज़ का जो प्रोसेस है उसमें ये है कि ये जो संस्था है जो यूपीएससी की तैयारियाँ कराती हैं, वे अक्सर मुझे इनवाइट करती हैं एज़ एक्सपर्ट और उसकी वजह ये है कि मेरे पास
अपने अनुभवों में एक डाइवर्सिटी है, जिस कारण एक ही व्यक्ति बुलाने से आपके 4-5 लोगों का काम चल जाता है। आपके पास हॉबी के सवाल पूछने वाला व्यक्ति हो जाता है, आपके पास इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि में इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के सवाल पूछने वाला व्यक्ति हो जाता है, आपके सोशल साइंसेज़ के सवाल पूछने वाला व्यक्ति हो जाता है, और ज़ाहिर है लिटरेचर का सवाल पूछने वाला। तो एक सेंस में मैं एक कहिए कि एक ऐसा उपकरण उनके पास, जैसे स्विस नाइफ़ होता है, मैं उस तरह से उनके इस्तेमाल में आता हूँ कि इस व्यक्ति को रख लें तो ये 4-5 लोगों तरह के विद्यार्थियों के लिए सूटेबल हो जाएगा। एंड आई एम डूइंग इट फॉर लास्ट 20 ईयर्स। आई बीन एंजॉयिंग इट बिकॉज इट्स नॉट वन वे प्रोसेस। ये दुतरफा एक सीखने की प्रक्रिया है। कुछ शायद बच्चे भी मुझसे सीखते होंगे, लेकिन मैं उन कैंडिडेट्स से बहुत कुछ सीखता हूँ। अलग अलग जो बैकग्राउंड्स के एकदम विविधता लेकर, सांस्कृतिक विविधता भी, एकेडमिक विविधता भी, विविध कैंडिडेट आते हैं और मेहनती कैंडिडेट होते हैं। इंटरव्यू देने तक की स्टेज तक पहुंचे वाले कैंडिडेट को आप औसत नहीं मान सकते। अच्छे कैंडिडेट होते हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है, और को पैनलिस्ट से तो हम सीखते ही हैं। तो ओवरऑल सो फार आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। तो सर, अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपकी जो यूपीएससी की जर्नी थी वो कितनी चैलेंजिंग थी या लर्निंग थी या देखिए, इंजॉयिंग? जिस समय मैं यूपीएससी की परीक्षा दे रहा था, मैंने प्राइमरीली 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 2 मेंस मैंने लिखे हैं। वह समय था जिस समय मैं केंद्रीय शिक्षा संस्थान सीआईई नाम की जगह में एक रिसर्च वर्कर था। और ये दोनों एक दिशा की चीज़ें नहीं थी। मैं केंद्रीय शिक्षा संस्थान में सीख रहा था कि कैसे सीखना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स देख रहा था। और इसलिए अब जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो 4 चीज़ें खोज सकता हूँ कि वो और बेहतर की जा सकती थी। लेकिन ओवरऑल मैंने उस प्रोसेस को एंजॉय किया है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है, स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिला के उस प्रोसेस को एंजॉय किया। मैं उस पीरियड में उन लोगों में था जो ऐसे लोग अब बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते थे उस दौरान, जो कि बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो चुकी थी, और मैं और मेरी पत्नी अलग, मतलब हम दोनों ही साथ-साथ पढ़ रहे थे। वो एकेडमिक्स के लिए पढ़ रही थी और मैं ये तैयारी कर रहा था। लेकिन येस, इट वाज़ अ लर्निंग एक्सरसाइज़। अच्छे से हमने इस दौरान अपने अपने जो क्षितिज हैं, ज्ञान क्षितिज हैं, उनको विस्तार किया, अलग-अलग डिसिप्लिन्स को सीखा, पढ़ा, तो कुल मिला के अच्छा लगा। सर, आपने बताया कि जाकिर हुसैन कॉलेज में आपने हिंदी साहित्य की पढ़ाई की। उन दिनों आपकी दोस्ती हुई डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी से, वो हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे। उनका गोल था यूपीएससी की तरफ, आप दोनों की दोस्ती हुई, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया आपने उन्हें साहित्य की तरफ या उन्होंने आपको यूपीएससी की तरफ। अपनी दोस्ती की तरह के बारे में थोड़ा बताइए, और कैसे आपका जो रास्ता है वो यूपीएससी की तरफ थोड़ा सा मुड़ा। देखिए, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति और हम साथ-साथ ग्रेजुएशन में थे। ये वही कॉलेज है जिस कॉलेज में मैं आज पढ़ाता हूँ, ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। उस समय इसे केवल ज़ाकिर हुसैन कॉलेज कहा जाता था। इस दौरान हम लोगों ने जो आपस में हम साथ आए, उसकी वजह प्राइमरीली ये थी कि हम दोनों ही अब डिबेटर थे। हम लोग डिबेटिंग में जाया करते थे और इस तरह की दूसरी गतिविधियों में जाया करते थे, और दोनों ही की आर्थिक स्थितियाँ ऐसी थी कि ये डिबेटिंग हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इससे मिलने वाले जो पुरस्कार राशि इत्यादि होती थी, उसी से हम लोग अपना दोनों ही काम चलाया करते थे। तो ये एक तरह से हम कहें कि मुफलिसी की दोस्ती रही है, और डिबेटिंग इसका केंद्रीय तत्व रहा है और आज तक है। बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, उस तरह की चीज़ें। इस प्रोसेस में मैंने जो चीज़ महत्वपूर्ण इस दोस्ती के सेंस में सीखा, वो ये है कि ये ठीक है, हम दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। मैं हिंदी पढ़ता था, वे इतिहास पढ़ते थे। इस दौरान उन्होंने देखा और उन्हें लगा कि मुझे हिंदी पढ़ना है। मैंने इस दौरान सोचा कि वे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगा कि शायद मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए। तो हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा अपना झुकाव एक दूसरे की तरफ रखा है। लेकिन और भी बहुत सारी वजहें हैं जिनकी वजह से ये दोस्ती लंबे समय तक चलती रही, अब तक चल रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि ही इज़ जेम ऑफ अ पर्सन। आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट बिकॉज़ ही इज़ माय फ्रेंड। आई एम आल्सो सेइंग कि मैंने बहुत निकट के लोगों के द्वारा, बहुत भरोसा किए जाने वाले लोगों द्वारा डॉक्टर विकास को नुकसान पाते हुए देखा है, और उसके बावजूद वो लगातार उनके प्रति कटु हुए बिना अपना काम करते हैं, और ये एक ऐसा गुण है जो उनमें लगातार बना हो। ऐसे ही बहुत स्थिर चित्त व्यक्ति हैं। संतुलन उनमें शानदार दिखाई देता है। यद्यपि इस पे मेरी उनसे असहमति लगातार रहती है। मुझे लगता है कि हर चीज़ में संतुलन होना नहीं चाहिए।
लेकिन कुल मिलाकर ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। वो अपने कई वीडियोस में कहते हैं कि बैलेंस, जीवन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मैं ऑन कैमरा ये बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वो क्या कहते हैं वो तो देखेंगे। मेरे हिसाब से मसलन एक विक्टिम और एक शोषक के बीच बैलेंस नहीं होना चाहिए। मसलन एक अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन नहीं होना चाहिए, उसमें आपको अपनी साइड्स भी लेनी चाहिए। बट देन ये मेरी सोच है। वे जिस तरह के एक बड़े प्रतिष्ठान को चलाते हैं, वहाँ पर बहुत राजनीतिक अतिवाद वाली बातें नहीं कही जा सकती हैं। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे पास ये अतिरिक्त सुविधा है कि मैं अपनी पक्षधरता को साफ-साफ बता सकता हूँ। सर वापस इंटरव्यू में जाती हूँ। इंटरव्यू आपने 1999 या 2000 के लगभग शुरू किया, तब आप भी नौजवान रहे होंगे। तो जब आप कैंडिडेट्स आते थे, तो वो एक्सपीरियंस क्या था जब शुरू हुआ था? क्योंकि आपने बताया हिंदी में तो मॉक इंटरव्यूज़ नहीं होते थे। जी, ये जब यात्रा शुरू होती है, दृष्टि ने ये तय किया कि वे इंटरव्यूज़ लेना शुरू करेंगे, तब लगभग शुरुआत से मैं इसमें शामिल हुआ। और उस समय आपका कहना सही है कि हम लोगों की उम्र लगभग ऐसी थी जो परीक्षार्थी होते थे उनकी उम्र जैसी ही थी, कई बार उनसे कम थी। तो ये रोचक है, लेकिन विश्वविद्यालय में आप शिक्षक होने के नाते ऐसी स्थितियाँ पहले भी देखते हैं। मसलन हम कॉलेज में जब पढ़ाना शुरू किया, तो ऐसा बहुत बार होता था कि विद्यार्थी मान लेते थे कि मैं शिक्षक नहीं हूँ, तो वो मैं भी विद्यार्थी हूँ। तो हाँ, लेकिन रोचक था। ऐसा बार-बार होता था कि हम लोग डैफ उठा के देखते थे, मैं और डॉक्टर विकास बैठे हुए हैं और अक्सर एक-दूसरे का को कोहनी मारकर कहते थे कि ये जो बच्चा आ रहा है, ये हमसे भी 4 साल या 3 साल छोटा है। और इसमें आपस में खैर चुहल ये भी होती थी कि मैं कहता था कि 4 साल छोटा है, तो वो कहते थे मुझसे तो 5 साल छोटा है, क्योंकि विकास देवकीर्ति मुझसे 1 और साल छोटे हैं। अब और अब कैसी ये अब चीज़ें? स्थितियाँ एकदम ज़ाहिर है कि अब तो हम लोग बाल सफ़ेद वाले लोग हैं। अब तो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ हमारे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ से जी, भी कम कई बार होती एक पीढ़ी जो है आपने इंटरव्यू है। येस, दैट इज़ द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जिस पर नूतन आप ध्यान देखें तो आप समझेंगे कि इस पिछले 20-22 सालों में यूपीएससी लैंडस्केप बदला है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ामिनेशन का लैंडस्केप बदला है। समाज की वरीयताएँ भी बदली हैं। एक समय था जिस समय सिविल सेवा एसेंशियली पहली वरीयता नहीं थी। हमारे पास ऐसी किंवदंतियाँ बहुत सारी हैं। हमारे विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर की किंवदंती है कि वे जिस स्त्री से, जिस लड़की से शादी करना चाहते थे, तो उसके पेरेंट्स ने ये शर्त रखी कि मैं तो केवल आईएएस से शादी करूँगा। उन्होंने छोड़ा, आईएएस किया, शादी की, उसके बाद आईएएस की नौकरी छोड़ के फिर से प्रोफ़ेसर हो गए। और ये मुझे पता है कि ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन ये ऐसी घटनाएं और कथाएं सुनाई देती थी, क्योंकि आईएएस या सिविल सर्विसेज, खासतौर से ग्रुप ए की अन्य सर्विसेज कोई बहुत महत्वपूर्ण केवल नौकरी थी, सरकारी नौकरी। पिछले कुछ समय में पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनने के बाद इन्हें लार्जर देन लाइफ बनाया गया है। मैं जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बनाया गया है। और मैं दावा नहीं कर सकता कि ये समाज के लिए बहुत शुभ है। इससे विजेंद्र चौहान को लोकप्रियता मिलती है, अलग बात है। लेकिन ये एसेंशियली कोई बहुत सुखद चीज़ नहीं है किसी समाज के लिए कि कोई सरकारी नौकरी पाना लार्जर देन लाइफ ड्रीम हो जाए, डरावना है। और अगर हम कोचिंग इंडस्ट्री देखें या फिर एग्जाम ऑफ द नेचर भी देखें, तो फीड मतलब ऐसे बता दिया गया है कि ये बहुत पता नहीं कितनी ही विचित्र और बहुत ही पावरफुल जो है पोजीशन आपको मिलती है, और मोटिवेशन फीड कराया जा रहा है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। जबकि अगर आप देखेंगे नॉर्म, हर साल जो फॉर्म भरने वाले संख्या है बच्चों की बढ़ रही है, हर साल बढ़ मैं रही है। यही चाह रहा हूँ कि इस बात को समाज समझे कि यह एक सुखद चीज़ नहीं है। इसमें कई इंडस्ट्रीज हाथ मिला रही। मोटिवेशनल स्पीकिंग की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है। मोटिवेशन दरअसल अपने आप में एक इंडस्ट्री, कोचिंग जैसा कि आपने कहा एक अलग इंडस्ट्री है। नॉर्मली इंडस्ट्रियल सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर की हालत, अर्थव्यवस्था की हालत बहुत अच्छी नहीं है। और सरकार भी, शासन भी ये चाहता है कि लोग इन्हीं तरह के सपनों में उलझे रहें, ताकि 10 साल 12 साल जब तक उनके अटेम्प्ट नहीं खत्म हो रहे और जब तक उनके अंदर थोड़ा सा भी आक्रोश बचा हुआ है, तब तक वो अपनी सारी ऊर्जा इसी पे लगाए रहे। बाद में ना वो किसी लायक रहेंगे, ना कोई आक्रोश व्यक्त करेंगे। जी सर। सर अगर वापस आपके इंटरव्यू वाले प्रोफाइल पे जाती हूँ, अभी मेरे दफ्तर में मेरी एक दोस्त ने कहा कि ये सवाल ज़रूर पूछना सर से,
कि कई दफ़े इन मीम्स को हटा दिया जाए तो आपके बाकी सवाल भी, हिस्ट्री पर आपके सवाल रहते हैं, पॉलिटिक्स पर आपके सवाल रहते हैं। तो क्या आप पढ़ाई करते हैं सवाल पूछने के लिए? देखिए, मैं शिक्षक हूँ और एक शिक्षक एसेंशियली एक लर्नर होता है। ऐसा कोई दिन बीत नहीं सकता जिस दिन आप पढ़ेंगे नहीं, असंभव, ठीक है ना? अब चाहे आपको क्लास लेनी है, चाहे आपको इंटरव्यू लेना है, चाहे आपको एक दूसरे से बातें करनी है या आपको लेक्चर डिलीवर करने हैं, अलग अलग कैंपसेस में बुलाया जाता हूँ वहाँ बोलना है, तो पढ़ना तो आपको निरंतर पढ़ता ही है। जहाँ तक आपका ये कहना कि मैं अलग अलग विविध क्षेत्र से सवाल पूछ पाता हूँ, इसके लिए मैं दो चीज़ों को जिम्मेदार मानता हूँ। एक तो मेरी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन CIE की ट्रेनिंग, जहाँ पर मैंने इंटरडिसिप्लिनैरिटी को ढंग से समझा। दूसरा, मेरे अपने बैकग्राउंड में कुछ विविधता है। मैं साइंस बैकग्राउंड से आया, फिर मैंने इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा, मैंने सोशल साइंसेस पढ़ी और ज़ाहिर है कि एजुकेशन तो मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स है। तो इस वजह से एक तरह की विविधता मेरी ट्रेनिंग में भी है। मेरे पास ये सुविधा है कि मैं गणित से और सोशल साइंसेस से और हिंदी से और अंग्रेजी से इन विषयों को थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। तो सर अभी अब जीवन कैसा है आपका? एज़ अ इन्फ्लुएंसर अगर मैं पूछूँ, आपके इतने सारे देखिए, ये शब्द मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या नहीं हूँ। ये सही है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनियाँ मुझ तक पहुँच रही हैं। ये सही है कि जिन्हें हम ब्रांड्स कहते हैं, वे भी मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और इन अ सेंस आई एम एन्जॉयिंग द अटेंशन, बट एज़ आई सेड अर्लियर कि मैं एक टीचर हूँ, आई विल डाई एज़ अ टीचर सर्टेनली, इसमें कोई शक नहीं। अभी मैं इस अटेंशन को एन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई इससे परेशानी नहीं है। यद्यपि जो निजता है, उसके साथ लगातार कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अब एयरपोर्ट्स पे चलना, अब रेस्टोरेंट्स में जाना, मसलन मेट्रो में जाए हुए मुझे एक अरसा हो चुका है, बहुत मुश्किल, एक बार बीच में कोशिश की तो थोड़ी-सी परेशानी हुई। तो लोग पहचानते हैं, पास आते हैं, यद्यपि बहुत अच्छे भाव के साथ पास आते हैं, ऐसा नहीं कि वो मुझे कोई नुकसान पहुँचाने की नीयत से आते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा निजता को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। सर आप खुद ये जो यूपीएससी का पॉपुलर कल्चर जो बना दिया है, इसके मतलब अगेंस्ट अगर मैं बोलूँ कि बोलते रहे हैं, और आप इसके इसका हिस्सा भी है। तो एग्ज़ैक्टली। ये किस तरीके का? देखिए, सच्चाई ये है कि चूँकि मैं वह निमित्त बना हूँ, अन्य चीज़ों के अलावा मैं भी वह निमित्त बना हूँ, जिसमें सरकारी नौकरियों को पाने की कोशिश और उसका पूरा इकोसिस्टम, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनी। इस कारण शायद मेरे पास वह ऑथेंटिक सूचनाएँ हैं या समझ है, जिस कारण मुझे लगता है कि समाज में ये इतने व्यापक स्तर पे नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे रोक दीजिए, क्योंकि ये रोकने के लिए आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना पड़ेगा। आपको देश में सपनों का वैविध्य देना पड़ेगा। You'll have to give multiple dreams to many people so that no one dream is larger than life. अभी क्या हो रहा है कि कुल मिला के 2-4 सपने देश के पास बचे हैं। पहले तो फिर भी इंजीनियर बनना भी एक सपना होता था, तो इंजीनियर बनना सपना नहीं बचा है, क्योंकि हर कोई इंजीनियर बन रहा है। तो कुल मिला के अब आपके पास मेडिसिन, डॉक्टर को थोड़ा-सा मान लीजिए, वरना सारे के सारा सपना कुल मिला के ये बना कि आप एक सरकारी अधिकारी बन जाइए। तो ये एक दुखद चीज़ है किसी भी समाज के लिए, हमारे पास विविध सपने होने चाहिए। लेकिन ये आपका कहना सही है कि कई बार तो मेरे ही चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बात के लिए, और ये इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। पर मैं इससे कोई बहुत निराश भी नहीं, क्योंकि ये अपने आप में रोग नहीं है, ये केवल रोग के लक्षण हैं। ये चूँकि समाज में बाकी चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, इसलिए हमें कुछ फिनोमेना ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इंसिडेंटली आई एम वन पार्ट ऑफ इट। सर यूपीएससी में हिंदी भाषी अगर एस्पिरेंट्स की मैं बात करूं, तो उनका परफॉर्मेंस और यूपीएससी एग्जाम का नेचर, इन दोनों के सामंजस्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश फ्रेंडली जो ये एग्जाम है वो इंग्लिश फ्रेंडली ज्यादा है और हिंदी भाषियों को देखिए, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे शायद किसी इस डिस्क्लेमर की ज़रूरत नहीं है कि मेरा हिंदी से क्या संबंध है, हिंदी से मेरा लगाव क्या है, हिंदी के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है। इसके बावजूद मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिंदी को इसे कोई अलग से अपने ऊपर हमले की तरह देखना चाहिए। ये कलेक्टिव हमला है जिसका प्रभाव सभी भारतीय भाषाओं पर दिखाई देता है। अब तो पिछले 2-1 साल से फिर से थोड़ा-सा
सुधार हिंदी के परिणाम में देखने को मिल रहा है। सिलेक्शन रेट हाँ, थोड़ा बेहतर थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन ये बात सही है। लेकिन ये भी सही है कि कुछ साल पहले तक, 90s से पहले तक, ये पूरी तरह से अंग्रेजी का बोलबाले की जगह थी। बीच में एक पीरियड आया जिस समय मंडल कमीशन के बाद जब अलग-अलग तबके के लोग शिक्षा पाने लगे और उनके पास सपने आए और उन्होंने सोचा कि वो भी यूपीएससी की दुनिया में आएँगे, सिविल सर्विसेज में, और हमें हिंदी माध्यम जैसे या भारतीय भाषाओं के माध्यम से लोगों को के चयन होते हुए दिखाई दी। लेकिन मेरे ख्याल से एक वेलकम चेंज था, इसे कंटिन्यू रहना चाहिए था। हाल के बदलावों ने, ये बात सच है कि हिंदी माध्यम और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम वाले लोगों की चयन में प्रतिशत में गिरावट देखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों स्तर पर, डिमांड के स्तर पर भी, सप्लाई के स्तर पर भी, यूपीएससी और व्यवस्था के स्तर पर भी और विद्यार्थियों के स्तर पर भी इसे हैंडल किया जाएगा। सर, यूपीएससी में अभी आप अगर फ्यूचर की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्रेज है ये अभी और बढ़ने वाला है और बूम पे जाएगा या हम कुछ देख सकते हैं बदलाव? देखिए, अगर मैं कामना के स्तर पे कहूँ तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा कम हो। अगर मैं यथार्थ आकलन के स्तर पे कहूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये अभी और बढ़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अब ये क्रेज़ थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई होगा और अन्य परीक्षाओं के लिए भी उसी स्तर पे पहुँचने लगेगा। अब तक ये एक परीक्षा केंद्रित हो रखा है। थोड़ा बहुत नीट और जेईई को देख लीजिए, बाकी कुल मिला के सारा यूपीएससी को लेकर है, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज को लेकर। अब मुझे लगता है कि इसका थोड़ा-सा रूप और विस्तृत होने होगा और सीए की परीक्षा को लेकर और एसएससी की परीक्षाओं को लेकर उनमें भी ये भाव और ज़्यादा उसी तरीके से दिखने लगेगा, क्योंकि जब तक आप वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं करेंगे सपनों की, तब तक यकीन मानिए कि हमारे पास जब तक सपनों की विविधता नहीं आएगी, तब तक ये सपने अपनी वास्तविक कीमत से ज़्यादा कीमती दिखाई देते रहेंगे। हम देखते हैं सर, साइंटिस्ट लोग होते हैं आईआईटीज में इतना ज़्यादा पैसा कमाने वाली जॉब्स छोड़कर इस जॉब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं। देखिए, पैसा तो एक फैक्टर, अगर पैसा छोड़कर वो किसी सेवा के लिए आ रहे हो तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि वे एक अनजाने किस्म के आकर्षण से आ रहे होते हैं, या आकर्षण अक्सर या तो सत्ता का आकर्षण होता है या फिर पहचान का आकर्षण होता है। आपको सर, आप चूंकि आपका इंटरेक्शन ज्यादा रहता है इतने लोगों से जो आप इंटरव्यू देते हैं, आपको दिखती है ये चीज? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे अपने कैंडिडेट्स में कोई भ्रष्टाचार की कामना दिखाई देती, लेकिन पॉपुलैरिटी की चाह और पावर की चाह, ये डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ी है लोगों। अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी देखें तो आप पाएंगे कि एक फिनोमेना दिखाई दे रहा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट जो कि हाल फिलहाल में सेलेक्ट हुए हैं, वो अपने काम को, जो उनका सरकारी काम है, उसको एक सोशल मीडिया इवेंट बनाए हुए हैं। वो लगातार उनके वीडियोस आ रहे हैं, उनके रील्स आ रहे हैं, जिसमें कि वो अपना काम कर रहे हैं। कई बार वो काम ऐसा भी लग रहा है कि वो विशेष तरीके से इसलिए हो रहा है क्योंकि कैमरा सामने है। तो इसका मतलब है कि हमने इस पूरे की पूरी प्रक्रिया का एक तरह से उसको एक मीडिया प्रोडक्ट बना दिया, विच इज नॉट रियली अ नाइसेस्ट थिंग टू हैपन। सर, समय का अभाव है तो आखिरी सवाल एकदम वहीं पर ले जाऊंगी जहां से शुरुआत की थी कि अब आप इस चीज से आप स्टूडियो में हैं, अब आप इस क्योंकि आपके पास एक अटेंशन है तो उसको आप फीड करने के लिए अपना कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं नई नई चीजों के बारे में, और क्या क्या आप बढ़ाने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं? देखिए नूतन, आपका कहना सही है। हम इस सेटअप में बैठे हैं, ये मेरा स्टूडियो है जहाँ पर मैं अपने प्लीज़ सिट डाउन नाम के उस चैनल में के लिए वीडियो तैयार करता हूँ, या मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसके लिए सामग्री तैयार करता हूँ। ये जो अटेंशन पिछले कुछ समय में हासिल हुई है, मेरी जिम्मेदारी मुझे लगती है एक शिक्षक होने के नाते कि अगर हम मान लीजिए अन्य इन्फ्लुएंसर्स को देखें जो उस क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि डांस के क्षेत्र से, फैशन के क्षेत्र से या ट्रैवल के क्षेत्र से, उनसे अब वे एक तरह का कंटेंट पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके वैकल्पिक कंटेंट के तौर पर आपके पास सोशल सेंसिटिविटी, मसलन जेंडर को लेकर, कास्ट को लेकर, मान लीजिए सद्भाव को लेकर, सिटीजनरी को जागृत करने को लेकर, वो कंटेंट या तो पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी में दिखाई देता है या फिर वो नदारत है। मुझे लगता है कि ये जो
इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया है, उसमें वो स्पेस बचता है। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को उन चीज़ों पर एंगेज करना चाहता हूँ। तो जब तक जितना समय मेरे पास है, जितना अवसर मेरे पास है और जब तक लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा कोई ऐसा इन्हेरेंट दावा तो है नहीं उनकी अटेंशन पर हमेशा के लिए। लेकिन जब तक अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं इन बातों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम उन छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, जिनसे कि हम एक सेंसिटिव समाज, संवेदनशील समाज बन सकें। और ये केवल मेरा राजनीतिक कोई समझ वाला मामला या सामाजिक समझ का नहीं है। ऐसे लोग सफलता के लिहाज से भी परीक्षाओं के, दूसरी जगहों पे बेहतर रहते हैं। इसलिए अगर मैं उसमें कुछ योगदान कर सकूँ, तो मैं उस मौके को उठाना चाहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया विपिन से बात करने के लिए। बाकी देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए विपिन के साथ।